कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमने जो देखा अनुभव किया वो क्या था। आज जो कथा मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। एक गाड़ी रात में हवा को चीरते हुए तेजी से हाईवे से गुजर रही थी। रेडियो पे 90s के पुराने गाने चल रहे थे। गाड़ी में बैठा संदीप खिड़की से बाहर गुजरने वाली गाड़ियां देखकर रेडियो पे लगे हुए कुमार शानू के गाने गुनगुना रहा था। संदीप एक कंपनी का सीईओ था। उसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी अपने मायके कोकण गई थी। घर में ही शादी थी, इसलिए जमाई होने के नाते संदीप को भी निमंत्रण था, लेकिन वर्कलोड के कारण वो उसके साथ तभी ना जा सका। लेकिन उसने अपनी पत्नी को शादी की तैयारियां करने के लिए और कामों में हाथ बटाने के लिए आगे भेजा और खुद बाद में जाएगा ऐसा कहा। रात में हाईवे पर से गुजरती गाड़ियां देख संदीप बोला, ड्राइवर चाचा, और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? साहब, और थोड़ा समय लगेगा। तब तक आप झपकी क्यों नहीं ले लेते? मैं कुछ देर बाद आपको उठाता हूँ। संदीप हाँ में सर हिलाते हुए सोने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद ड्राइवर चाचा संदीप को उठाते हैं और बोलते हैं, साहब, मुझे भूख लगी है। मैंने घर से निकलते समय ही मेरी बहन को कॉल किया था और उसे खाना बनाने के लिए कहा था। यही पास में ही उसका घर है। क्यों ना आप भी मेरे साथ आ जाओ और खाना खा लो। नहीं चाचा, मुझे भूख नहीं है। मैंने निकलते समय ही कुछ खा लिया था। आपको अगर भूख लगी हो तो आप जाइए, मैं यही गाड़ी में बैठा हूँ। नहीं साहब, ये जगह ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए। अगर आपको भूख नहीं है तो आप मत खाइएगा, लेकिन सिर्फ चलिए। नहीं चाचा, मैं यही रुकूंगा। आप जाइए ना, मेरी चिंता मत कीजिए। लाख मना करने पर भी संदीप ने उनकी एक ना सुनी और गाड़ी में अकेला बैठ गया। जाते वक्त ड्राइवर चाचा ने संदीप से कहा, साहब, आप यहाँ बैठ तो रहे हो, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलना और शीशे भी चढ़ा लेना। कोई अनजान व्यक्ति आए गाड़ी से उतरने को कहे तो भी मत उतरना, और क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है साहब। यहाँ चोर लुटेरे भी घूमते रहते हैं। संदीप ने उनकी बात मानकर गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए और गाड़ी को अंदर से लॉक किया। अब संदीप गाड़ी में अकेला ही था। हाईवे पर दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी। संदीप अब थोड़ा बोर होने लगा। अरे यार, बोर हो रहा हूँ, ऊपर से यहाँ रेंज भी नहीं है। अब वो टाइम पास के लिए फोन में सेव किए हुए गाने हेडफोन्स लगाकर सुनने लगा। कुछ समय बाद उसकी नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है। वहाँ एक छोटी लड़की हाथों में गुड़िया लेकर खड़ी उसे दिखाई देती है। वह लड़की संदीप को ही घूरे जा रही थी। शुरुआत में तो संदीप ने उसे नजरअंदाज किया, मगर वो लड़की अब गाड़ी के पीछे से गाड़ी के सामने आई और वहीं खड़ी रहकर संदीप को घूरने लगी। संदीप ने उसको ध्यान से देखा। वो 12-13 साल की होगी शायद। उसके बाल उसके चेहरे पर आए थे। कुछ इस तरह के बालों के कारण उसकी दाईं आंख ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो गुड़िया संदीप को ही घूरे जा रही थी। उस गुड़िया के चेहरे पर एक उदासी दिखाई दे रही थी। हाथों में गुड़िया लिए उस बच्ची की गर्दन थोड़ी बाईं ओर मुड़ी हुई थी। उस छोटी बच्ची के चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। संदीप को तो शुरुआत में लगा ये लड़की यहीं की रहने वाली होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि इतनी रात में कोई माता पिता अपनी लड़की को बाहर क्यों छोड़ेंगे। उसने उस लड़की से ध्यान हटाने के लिए अपने फोन में देखने लगा। तभी वो लड़की जो गाड़ी के सामने खड़ी थी, अब वो संदीप के बाजू वाली खिड़की के सामने खड़ी हुई और संदीप को नीचे उतरने के लिए इशारा करने लगी और उसे डरावनी तरीके से घूरने लगी। वो लड़की बड़ी अजीब तरह से गाड़ी के चारों ओर चक्कर मारने लगी। उसके इस बर्ताव के कारण संदीप को थोड़ा डर लगने लगा। पहले तो संदीप को लगा कि वो लड़की रास्ता भटक गई होगी, इसलिए वो उससे मदद मांग रही है। क्यों ना इस लड़की के नीचे उतरकर मदद की जाए। लेकिन उसी समय उसे ड्राइवर चाचा के बताए हुए शब्द याद आए, साहब, कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। इसलिए वो उस लड़की के कई इशारे करने पर भी गाड़ी से नहीं उतरा। ये सिलसिला 10 से 15 मिनट तक चला। फिर वो लड़की डरावनी तरीके से हंसकर विचित्र आवाज में बोली, आज तो बच गए। उस समय तो संदीप को उसके बोलने का अर्थ समझ नहीं आया और वो लड़की वहाँ से दूर एक कच्चे मकान के पीछे गई और वहाँ से गायब सी हो गई। तभी कुछ दूरी से संदीप को गाड़ी की तरफ आते हुए ड्राइवर चाचा और उनके दामाद दिखाई दिए। संदीप ने अपने साथ घटी ये सब घटना उन्हें बताई और उन्हें कच्चे मकान के पीछे जाने को बोला ताकि उस लड़की की कोई मदद कर सके। लेकिन वहाँ काफी ढूंढने पर भी वो लड़की नहीं दिखी। तभी ड्राइवर चाचा के दामाद बोले, आप बहुत भाग्यवान हो साहब,
क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई लड़की होगी, क्योंकि इतनी रात में यहाँ छोटी बच्ची कैसे आ सकती है। और यहाँ आसपास 2-3 घरों के अलावा कोई घर भी नहीं है। जितना मुझे पता है उन 2-3 घरों में भी कोई छोटी बच्ची नहीं है। यहाँ बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं साहब। अक्सर इस हाईवे पर कई लोगों को वो लड़की दिखाई देती है और लोगों से मदद मांगती है, और जो भी उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरता है वो शायद ही जिंदा बचा हो, क्योंकि पुलिस को दूसरे दिन यहाँ केवल गाड़ी मिलती है। लेकिन वह शख्स जिसने नीचे उतरकर मदद करनी चाहिए, उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता है। यहाँ से गुजरने वाले कईयों को ये बात पता है साहब। मुझे तो लगता है ये कोई आम बच्ची नहीं होगी, अमानवीय शक्ति होगी जो आपको गाड़ी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि ये अमानवीय शक्तियाँ आग, लोहा, कांच, इन सभी चीजों से दूर रहती है साहब। ऐसा कहा जाता है अगर आप नीचे उतरते या फिर गाड़ी का कांच नीचे करके उसकी मदद करते ना, तो ना जाने आपके साथ क्या होता साहब, ना जाने क्या होता। भगवान का शुक्र मनाइए कि आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। देखिए, आप दोनों यहाँ से जल्द निकलिए। हाँ, निकलते हैं। तभी संदीप पीछे मुड़कर गाड़ी की पिछली कांच में देखता है तो वहाँ वही लड़की उसी सड़क पर खड़ी दिखाई देती है। उसी डरावनी हंसी से वह संदीप को देख रही थी। यह घटना आज भी संदीप को याद है। आज भी यह अनुभव वो सुनाता है, तब उसकी आंखों में डर साफ तौर पर दिखाई देता है। संदीप के मन में आज भी यह सवाल है कि ना जाने उस दिन वहाँ वो लड़की कैसे आई और कौन थी। वो क्यों संदीप को गाड़ी से बाहर बुला रही थी? क्या वो संदीप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक संदीप को नहीं मिले हैं। उस सुनसान सड़क पर मोहित की कार फुल स्पीड में चली जा रही थी। उसके बगल में बैठी उसकी पत्नी श्रेया के कानों में ईयरफोन लगा हुआ था और उसका हिलता हुआ सिर बता रहा था कि वो अपनी पसंद का कोई गाना सुन रही है। पीछे की सीट पर उसकी बेटी साक्षी अपनी गुड़िया को कसकर पकड़कर सोई हुई थी। मोहित कार के शीशे में कभी अपनी बेटी को देखता और कभी बगल में बैठी अपनी बीवी को। मोहित की कार अब हाईवे पर पहुंच गई थी। अजीब सा सन्नाटा था उस हाईवे पर, कुछ वैसा ही सन्नाटा जो शमशान घाट में होता है। मोहित का पैर एक्सीलेटर पर दबा हुआ था और स्पीडोमीटर की सुई 100 का कांटा छू रही थी। अचानक मोहित की कार के आगे एक औरत जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठाए हुए था, वो आ गई। मोहित के ब्रेक लगाते लगाते उसकी कार ने उस औरत को टक्कर मार दी। वो औरत अपने बच्चे समेत 20 फुट ऊपर उछल गई और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वह विभत्स दृश्य देखकर मोहित के पैर कांपने लगे। मोहित ने अचानक से ब्रेक मारी। अचानक से ब्रेक लगाने के कारण पूरी गाड़ी का नियंत्रण खो गया और वो पास के पेड़ से टकरा गई। मोहित की आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। तभी क्या हुआ मोहित? अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? श्रेया, एक्सीडेंट हो गया मुझसे। उस औरत को बच्चे समेत मार दिया मैंने। ये तुम क्या बोल रहे हो? किस औरत को तुमने मार दिया? सामने देखो श्रेया। सामने? क्या है सामने? सामने तो कुछ भी नहीं है। मोहित कार की विंड स्क्रीन से सामने की ओर देखता है। वहाँ ना तो कोई औरत थी और ना ही उसका बच्चा। दूर दूर तक वो हाईवे सुनसान था। श्रेया, अभी मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मोहित बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, लेकिन सड़क तो सचमुच सुनसान थी। मोहित, लगता है बहुत देर ड्राइव करने के कारण तुम थक गए हो। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं चलाती हूँ कार। तभी पीछे की सीट से साक्षी ने कहा, पापा, हम पहुँच गए क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं पहुँचे हैं हम। मुझे जोरों की भूख लगी है पापा। वो चिप्स का पैकेट दिया था ना तुम्हें, वो तो कब का खत्म हो गया। गाड़ी में अब और चिप्स के पैकेट नहीं पड़े थे और न ही कुछ और खाने का सामान था गाड़ी में। मोहित, रास्ते के किसी लाइन होटल पर रोकना गाड़ी, वहीं खाना भी खा लेंगे और रास्ते के लिए कुछ ले भी लेंगे। लेकिन मोहित तो जैसे किसी अलग दुनिया में था। उसकी आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो औरत और वो बच्ची, वो कहाँ चली गई? मैंने खुद देखा है दोनों को मेरी गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिरकर तड़पते हुए। मोहित, क्या हुआ? क्यों रुक रखी है कार? चलो ना, मुझे भी भूख लगी है। लॉकडाउन में 2 साल घर में बंद रहते रहते मोहित, उसकी पत्नी और साक्षी बिल्कुल पक गए थे। 2 दिन पहले ही मोहित और श्रेया ने अपनी बेटी साक्षी की जिद पर रोड ट्रिप प्लान किया था। वैसे मन तो दोनों का था कहीं बाहर घूम कर आने का, इसलिए वे सभी पहाड़ों पर पूरे 10 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए थे। मोहित कार तो चला रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड कम थी। हालांकि वो बात अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। मोहित, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा यार। लाइन होटल कितनी दूर होगा? पता नहीं श्रेया,
लेकिन होगा तो जरूर। ये नेटवर्क भी ना ऐन वक्त पर चला जाता है। मम्मा, मैंने कहा था ना और चिप्स खरीद लो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। बस तुम्हें तो यही सब खाना होता है हमेशा, फिर पेट में दर्द होने पर हमारे सिर में दर्द कर देती हूँ। अपनी पत्नी और बेटे की बातों को सुनकर मोहित धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। तभी साक्षी, जो शीशे से बाहर देखती हुई जा रही थी, एकदम से चिल्लाकर बोली, पापा स्टॉप द कार, वो देखो वहाँ है लाइन होटल। हाईवे के किनारे वो लाइन होटल भी कुछ अजीब सा ही था। बाहर से देखकर उसे लग रहा था कि कोई बहुत मजबूरी में ही उस होटल पर रुकता होगा और खाना खाता होगा। अब ऑप्शन क्या है मोहित? एक तो नेट नहीं आ रहा फोन में, और आगे ना जाने कितने किलोमीटर पर लाइन होटल हो, उसका क्या पता। और तुम देख रहे हो ना साक्षी को कितनी जोरों की भूख लगी है। मोहित ने कार को होटल के बाहर खड़ा किया और वे तीनों होटल की ओर बढ़ने लगे। रिसेप्शन तो उसे नहीं कह सकते। होटल के गल्ले पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक बड़े से कटे का निशान था। साक्षी और श्रेया तो उसका चेहरा देखकर ही डर गए। होटल में कुछ और स्टाफ भी थे। वे सब के सब उन लोगों को विचित्र नजरों से घूर रहे थे। सभी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन भूख भी तो लगी थी उन्हें। मोहित, तुम खाना ऑर्डर करो, हम दोनों फ्रेश होकर आते हैं। वॉशरूम किधर है भैया? वॉशरूम वो तो नहीं है मैम साहब, होटल के पीछे एक कुआं है, आप हाथ मुंह वहीं धो लीजिए, और पीछे एक खाली मैदान भी है, अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो। श्रेया और साक्षी दोनों मुंह बनाते हुए होटल के पीछे चले गए। भैया, खाने में क्या मिलेगा? साहब, हमारे यहाँ केवल वेजिटेरियन खाना मिलता है, आप बोलिए क्या खाएंगे? मोहित ने खाना का ऑर्डर दिया और होटल के बाहर लगी चारपाई पर बैठ गया और हाईवे से गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों को देखने लगा। तभी मोहित की नजर एक लाइन होटल की बाईं ओर बैठी एक औरत पर गई, जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठा रखा था। जैसे ही उस औरत पर मोहित की नजर गई, उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। ये तो वही औरत है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी। मैं इसे बिल्कुल नहीं भूल सकता। यही तो उसने साड़ी पहन रखी थी। औरत मोहित को अजीब नजरों से घूरने लगी। मोहित को अब बहुत डर लगने लगा था। तभी उसने देखा कि वो औरत उस बच्चे को गोद में लेकर उठी और हाईवे की दूसरी ओर से आ रहे एक ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई। पूरी स्पीड में आते हुए उस ट्रक ने उस औरत को जोर से धक्का मारा और दौड़ते हुए चली गई। ये सब देख मोहित के मुंह से चीख निकल गई। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंद आ गई। दिल की धड़कन तो इतनी अनियंत्रित हो गई थी कि लगता था कि हार्ट फेल हो जाएगा। वो शॉक्ड था। तभी उसकी पत्नी श्रेया भागते हुए उसके पास आई। मोहित, जल्दी चलो यहाँ से, साक्षी कुएं में गिर गई है। साक्षी कुएं में गिर गई है? लेकिन कैसे? मोहित अपनी पत्नी के साथ भागता हुआ होटल के पीछे गया। कुएं से अब भी साक्षी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पापा, पापा, मम्मा मुझे बचाओ। मोहित ने कुएं में झांक कर देखा तो साक्षी बेचारी बाहर आने को हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो चाहकर भी ये नहीं कर पा रही थी। रस्सी कहाँ है? मोहित भागता हुआ होटल के रिसेप्शन पर गया, लेकिन रिसेप्शन पर तो कोई नहीं था। तभी उसकी नजर होटल के बाहर चारपाई पर बैठी अपनी बेटी और पत्नी पर गई। ये दोनों यहाँ हैं, तो फिर वहाँ होटल के पीछे कौन था? तभी उसकी बेटी ने हाथ हिलाते हुए उसे बुलाया। पापा, यहाँ आओ ना, वहाँ क्या कर रहे हो? यह सब देखकर मोहित का सिर चकरा गया और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो ना तो श्रेया उसके पास थी और ना ही साक्षी। उसे अपने आसपास मरे हुए जानवर की बदबू भी आ रही थी। ये कैसी बदबू है? वो बदबू उसके बर्दाश्त की बाहर थी, इसलिए उसे उल्टियां आने लगी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और श्रेया और साक्षी को ढूंढने लगा। श्रेया, साक्षी। तभी उसने देखा कि एक बार फिर से श्रेया उसकी तरफ भागती हुई आ रही है। मोहित, यहाँ से निकलो, चलो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। ये लोग जल्लाद हैं। यहाँ पर इंसानों का मांस पकाया जाता है। इंसानों का मांस? ये तुम क्या कह रही हो? तुम इधर आओ मेरे साथ। श्रेया मोहित को लाइन होटल के किचन में लेकर गई। वहाँ पर वैसे ही बदबू फैली हुई थी, हर और खून ही खून था। श्रेया ने फ्रीज को खोला तो मोहित को उसमें इंसानों के कटे हुए हाथ और पैर दिखाई दिए। साक्षी कहाँ है? साक्षी? साक्षी नहीं है अब, वो नहीं है अब हमारे साथ। इन लोगों ने उसे मार दिया है। मार दिया? अरे मेरी फूल सी बच्ची को मार दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा।
मोहित ने किचन में पड़ा एक बड़ा सा चाकू अपने हाथों में उठाया और श्रेया के साथ भागता हुआ बाहर आया और होटल के काउंटर पर बैठे उस अजीब से आदमी के गले पर अपना चाकू रख दिया। तुम लोग यहाँ पर मानव मांस पकाते हो। तुमने मेरी बेटी को भी मार डाला। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? मोहित ने होटल के मालिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर दिया और वो तब तक उसे मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। उसे मारने के बाद एक बार फिर उसकी नजर सड़क पर गई। उसे फिर से वही औरत गोद में बच्चे को लिए हुए खड़ी दिखाई दी। वो अब भी उसे उसी तरह घूर रही थी। श्रेया, ये देखो, ये वही औरत है जो मुझे बाहर बाहर दिखाई दे रही है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे परेशान कर दिया है। वो अपने हाथों में चाकू लिए सड़क पर भागने लगा। वो औरत भी बच्चे को गोद में लिए आगे आगे भागे जा रही थी। श्रेया भी मोहित को आवाज देते हुए उसके पीछे भागने लगी। तभी कुछ ही दूरी पर मोहित को सड़क के किनारे एक पेड़ के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वह भागता हुआ उनके पास गया और अपनी आप बीती उन्हें सुनाने लगा, लेकिन पुलिस वाले तो उसकी कोई बात सुन नहीं रहे थे। तभी उसने जोर से चीखते हुए कहा, अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे। कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर भी पुलिस की टीम के साथ खड़े थे। पुलिस की टीम एक कार से बारी बारी से कुछ लाशें निकाल रही थी। पहली लाश मोहित की बेटे की थी, दूसरी उसकी पत्नी की और तीसरी उसकी खुद की। जब इतना बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा रखा है कि आगे खतरा है इस रोड पर ना जाए, फिर भी इस फैमिली को ये बोर्ड नहीं दिखा। सर, ये फैमिली क्या, पिछले 6 महीने से ये बोर्ड लगभग 2 दर्जन फैमिली को नहीं दिखा है और वे इस रोड पर एक्सीडेंट का शिकार होकर पूरे परिवार के साथ अपनी जान गंवा चुके हैं। अगले दिन की अखबारों की हेडलाइंस में उसी एक्सीडेंट की खबर छपी थी। एक बार फिर से सालों से बंद पड़ी उस खौफनाक सड़क ने एक परिवार को मार डाला था। काफी रात हो गई थी। आसमान बरसाती बादलों से घिरा हुआ था। हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। शेखर हर रोज की तरह अपनी टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने के लिए जा रहा था। शहर से कुछ दूर एक बंगले के पास उसकी टैक्सी रुक गई। सवारी उतारकर वो दोबारा अपनी टैक्सी लेकर शहर की ओर चलने लगा। तकरीबन 2:30 बजे होंगे। शहर काफी दूर था, लेकिन नदी के ऊपर बने पुल पर एक लड़की अपनी भारी भरकम सूटकेस के साथ कुछ कर रही थी। उठा रही थी या घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं। उसे देखकर शेखर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, हेलो मैडम, कहाँ जाना है आपको? शेखर की आवाज सुनकर वो लड़की थोड़ी हड़बड़ाई। जी, गैलेक्सी अपार्टमेंट चलेंगे? उस लड़की ने पता बताया। वो अपना ट्रैवल बैग उठाकर टैक्सी में रखने की कोशिश कर रही थी, पर वो काफी भारी होने के कारण उसे उठाने में परेशानी हो रही थी। रुकिए मैडम, मैं रखता हूँ। इतना कहकर शेखर टैक्सी से उतरा और बैग उठाने लगा। बैग तो काफी भारी था। बैग टैक्सी की पिछली डिग्गी में रखकर शेखर ने मजाक में कहा, अरे मैडम, सारा सामान एक ही बैग में रखने के बजाय एक और बैग में रख लिया होता तो आपको भी परेशानी नहीं होती और मुझे भी। और हंसकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। वो लड़की भी पिछली सीट पर बैठ गई। शेखर टैक्सी शुरू करके चलाने लगा और उनका सफर शुरू हुआ। मैडम, इतनी रात को कहाँ से आ रही है आप? मतलब कहीं घूमने गई थी क्या? घूमने नहीं गई थी, बल्कि आई हूँ नौकरी की तलाश में। मतलब आप यहाँ की नहीं है? जी नहीं। कोई बात नहीं। वैसे इस शहर में आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त? हाँ, एक दोस्त है, मतलब था, नहीं है। था है? मतलब आप क्या कहना चाहती हो? क्या आपका उसके साथ झगड़ा हो गया है या दोस्ती थी पर अब आपको उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी? मतलब धोखा दिया क्या उसने? शेखर की बात सुनकर वो लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा ही समझो, पर मुझे धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ती। उस लड़की की बातें सुनकर शेखर ने पूछा, काफी गुस्से वाली लगती हो आप। वैसे धोखा देने वालों के साथ करती क्या है? मैं जब छोटी थी, करीब 8 साल की, तब बाकी बच्चों की तरह मुझे भी अंधेरे से काफी डर लगता था। हम सब बच्चे मिलकर आस पड़ोस के पेड़ की इमलियां, आम तोड़ने जाते थे। काफी मजा आता था। ऐसे ही एक दिन मेरे पड़ोस वाले लड़के ने धोखे से मुझे खाली पड़े बंगले के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मैं काफी डर गई थी। मैं खूब रोई, चीखती रही, पर वो मुझे बंद करके जा चुका था। मैं किसी तरह वहाँ से निकली, पर उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर शेखर हंसकर बोला, लड़का थोड़ा शरारती था क्या? बचपन होता ही ऐसा है मैडम, मजाक मस्ती भरा। क्या आज भी उसके साथ आपकी दोस्ती है? नहीं। इतनी भी क्या नाराजगी? अब बचपना समझकर भूल जाइए और दोबारा उससे दोस्ती कर लीजिए। अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन स्कूल बस से घर आते वक्त
मैंने उसे दरवाजे से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसकी बात सुनकर शेखर थोड़ा नाराज हो गया। इतना गुस्सा ठीक नहीं। अगर वो लड़का किसी गाड़ी के नीचे आता तो? शेखर की बात सुनकर वो लड़की गुस्से वाली आवाज में बोली, सही कहा, उसी में वो लड़का मार गया। इतना कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगी। पर उसकी अजीब बात सुनकर शेखर का दिल घबरा गया था और गुस्सा भी आने लगा। अब एक अजीब गंभीर सा माहौल बन गया था। शेखर बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी चला रहा था तो वो लड़की सामने वाले आईने से लगातार शेखर को घूरे जा रही थी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? सन्नाटे को चीरती उस लड़की की आवाज सुनकर शेखर थोड़ा हड़बड़ा गया। डर? किस बात का डर? भला मैं क्यों डरने लगा? सही कहा, तुम्हें डर क्यों लगेगा? वो भी एक लड़की से। एक कमजोर अकेली लड़की तुम्हारा क्या उखाड़ सकती है? उस लड़की की वो बात सुनकर शेखर चुप रहा। अब उस लड़की की वो बातें शेखर का सर दर्द कर रही थी। शेखर की खामोशी देख दोबारा उसने कहा, सही कहा ना मैंने? तुम यही सोच रहे हो ना? रात के 2 बजने को है, काली रात, सुनसान सड़क, आसपास ना कोई मदद के लिए आने वाला, और ऐसे में एक अकेली कमजोर लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? शेखर खामोश रहा। वो बात बुलाना नहीं चाहता था। उसकी खामोशी देखकर उस लड़की ने आईने में शेखर की तरफ देखते हुए कहा, उसे भी यही लगा था। ना चाहते हुए भी शेखर ने उसे पूछा, उसे किसे? वही मेरा दोस्त, जिसके भरोसे में इतनी दूर नौकरी के लिए आई थी। बेचारे ने सोचा था एक अकेली कमजोर लड़की है, वो भी अनजान शहर, ना कोई पहचान वाला, ना कोई पूछने वाला, मेरा क्या बिगाड़ लेगी? उसके साथ कुछ भी कर लेता हूँ, लेकिन इतना कहकर वो धीरे से मुस्कुराई और चुप होकर टैक्सी की आधी खुली खिड़की से बाहर रात के अंधेरे में डूबे और सुनसान इलाके को देखने लगी। टैक्सी के अंदर लगे शीशे से उस लड़की को देखते हुए शेखर सोचने लगा, मुझे तो ये लड़की पागल लगती है। अपने दोस्त का क्या किया होगा इसने? मार डाला होगा। इतनी भारी सूटकेस में क्या लेकर जा रही है? कहीं अपने दोस्त को मारकर उसकी लाश को तो नहीं ले जा रही? अब समझ में आ गया। ये नदी के पुल पर ये भारी भरकम बैग नीचे फेंकने के लिए खड़ी थी। गलती से मेरी नजर इस पर पड़ी और इसका प्लान फेल हो गया। दिल कर रहा है इसे सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं, पर ये इतनी शातिर लग रही है कि उस दोस्त के खून के इल्जाम में कहीं मुझे न फंसा दे। शेखर का परेशान चेहरा देखकर वो बोली, कुछ परेशान लग रहे हो, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो उस आईने से शेखर को ताड़ने लगी। चलो, मेरा अपार्टमेंट आ गया, यहाँ से आगे वाले गेट से अंदर लो। उस लड़की की आवाज सुनकर शेखर होश में आ गया। सामने एक अपार्टमेंट थी। थोड़ी पुरानी होने के बावजूद कुछ कुछ कमरों में लोग रह रहे थे। गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था और गेट भी आधा टूटा हुआ था। शेखर ने टैक्सी रोकी। वो लड़की नीचे उतरी और पीछे डिक्की खोलकर अपना वो भारी भरकम बैग निकालने लगी, पर वो उसके बस की बात नहीं थी। ना चाहते हुए भी शेखर ने बैग डिक्की से निकालकर जमीन पर पटक दिया। अरे क्या कर रहे हो? जरा धीरे रखो। ऐसे बोल रही हो जैसे बैग के अंदर सामान नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान हो। इतना कहकर शेखर अजीब से मुस्कुराया। शेखर की तरफ थोड़ा नाराज होकर देखा और बोली, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, जरा आपका मोबाइल देंगे? उस लड़की ने बड़ी सरलता से मोबाइल मांगा। अब ना चाहते हुए शेखर ने उसे अपना मोबाइल देकर टैक्सी में बैठ गया। कुछ कदम दूर जाकर पता नहीं वो किसके साथ बात कर रही थी। बात खत्म हो गई और वो चलते चलते शेखर के पास आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मदद करेंगे? जी कहिए। मेरे रूममेट फोन नहीं उठा रहे हैं और इतना भारी बैग में तीसरी मंजिल तक नहीं ले जा सकती। शेखर के पास कोई और चारा ना था। वो भारी भरकम बैग लेकर एक मंजिला तय करते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंचा। वह लड़की एक कमरे के पास रुक गई। शेखर भी बैग दरवाजे के पास रखकर कुछ दूर खड़ा हो गया। उस लड़की ने बेल बजाई कि तभी शेखर ने देखा कि सीढ़ियां चढ़ते हुए एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल उसकी तरफ आ रहे हैं। शेखर अब बुरी तरह से उस लड़की के जाल में फंस चुका था। पुलिस को आता देख दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पुलिस वाले ने शेखर के पास आकर कहा, चलो दीवार के पास खड़े हो जाओ। शेखर इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर जम गए थे। केवल एक पल में उसका बदन पसीना पसीना हो गया था। एक कांस्टेबल ने बैग की चैन खींचकर खुला कर दिया। अंदर का नजारा देख इंस्पेक्टर ने अपने सिर से टोपी निकालकर हाथ में ली। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक 25 साल का लड़का दरवाजे के अंदर खड़ा था। उसे देखते ही पुलिस ने कहा, अब लाश भी मिल गई, अब थाने चलकर बताओ कि अपने दोस्त को कैसे और क्यों मारा।
इंस्पेक्टर की बात सुनकर शेखर ने डरी सहमी नजरों से उस खुली बैग को देखा तो उसमें उसी लड़की की लाश थी जिसे वो यहाँ तक लेकर आया था। उसने आसपास देखा तो वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने शेखर से कहा, पुलिस की मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज इस कातिल को पकड़ पाए। इस पर 4 लड़कियों की हत्या का शक था, पर उन लड़कियों की लाशें इसने गायब की। तुम्हारी वजह से पहली बार लाश पुलिस के हाथ लग गई। तुम्हारा फोन आते ही हम झट से निकले और हाँ, तुम्हें कोई परेशानी हमारी तरफ से नहीं होगी। तब शेखर को याद आया कि उस लड़की ने उसके मोबाइल से अपने रूममेट को नहीं बल्कि पुलिस को फोन किया था, वो भी शेखर की ही आवाज में। शेखर की जान में जान आ गई। पुलिस उस मुजरिम को गाड़ी में डालकर ले गई। शेखर भी अब अपनी टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकला। अब वो दोबारा उसी पुल से गुजरने लगा। डर के मारे बदन कांप रहा था कि तभी सामने वाले आईने में वो लड़की टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी नजर आई और एक आवाज गूंजी, मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे? और एक अजीब सी मुस्कुराहट रात के सन्नाटे में गूंजने लगी।